हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एके एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य आज फिर आपके लिए जीकेजीएस से संबंधित कुछ खास प्रश्न लेके आया हूं और ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके दोस्तों के लिए। तो प्लीज आप जो भी आपके दोस्त लोग हैं, आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी सबको मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे क्या प्रेरणा मिलती है कुछ खास और कुछ नया बतलाने की। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रख के ही आप आगे बढ़ेंगे कि हमें अपना भी सोचना है और हमारे अपने जो सोचने वाले हैं उनके बारे में भी सोचना है। तो इस तरह से चलिए हम देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है। तो मैंने फ्रेंड ये पहला पॉइंट लिख रखा है नीला ग्रह। शायद आप लोग में से किसी को मालूम, बहुत लोग जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग जानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि उनका भी रिवाइज होने वाला है आज। इस वजह से आज देख लीजिए कि पहला ग्रह जो मैंने लाया है वो नीला ग्रह है। और इस ग्रह मतलब ये नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप उस समय कहेंगे क्योंकि पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है, 71% भाग जो है पृथ्वी का जलमंडल है। यानी कि पृथ्वी के 71% भाग पे जल पाया जाता है और 29% भाग ही स्थल है जिसपे कि पूरा विश्व जो है 29% हिस्से में ही अभी तक वर्तमान में है। तो इस वजह से ही इस नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह इसे कहा जाता है, मंगल को। चलिए, जिसे कि इंग्लिश में मार्स कहते हैं, जहां की वैज्ञानिकों के द्वारा माना जा रहा है कि जीवन शायद संभव है। तो इस वजह से ही मार्स ग्रह कौन कौन ग्रह भेजे भी गए हैं, शायद आप लोग सुने भी होंगे। मार्स मिशन पे हमारी एक फिल्म भी बनी है, तो मिशन मंगल भी फिल्म बनी है। तो ये इसी ग्रह को लेकर के बनी है, ताकि मतलब ये इसलिए बनाया गया कि इस ग्रह पे यानी कि इस पृथ्वी ग्रह के अलावा क्या और कोई ग्रह है, और कोई जगह है जहां मानव यानी कि मनुष्य निवास कर सकता है, रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो वह ग्रह कुछ मात्रा में ऐसा पाया गया कि कुछ खूबियां ऐसी हैं जो कि मंगल ग्रह पे कुछ संभावनाएं जताई गई हैं। इस वजह से वहां जो है कुछ सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं ताकि वहां पे जो है वहां की जलवायु कैसी है, या फिर वहां पे जो पाई जाती है मिट्टियां, या फिर जल है कि नहीं है, इन सभी जानकारियों के लिए जो है वहां पे ग्रहों को भेजा गया है और भेजने की कोशिश की गई है। तो चलिए, आप मंगल समझ गए होंगे। अब हम दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं कि दयानंद सरस्वती कौन थे। तो उससे पहले ये जानेंगे कि दयानंद सरस्वती कौन थे। तो दयानंद सरस्वती जो है समाज सुधारक थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक व्यक्ति थे और इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था 1824 में। 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, दयानंद सरस्वती का। और दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु जो हुए वो दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु विरजानंद सरस्वती हुए। दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु विरजानंद सरस्वती हुए। जो देखिए मैंने ये 7वें पॉइंट में लिख रखा है, ये जो विरजानंद सरस्वती हैं दयानंद सरस्वती के गुरु थे जिन्होंने इनको शिक्षा दी। चलिए आगे हम दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। दिमाग यानी कि ब्रेन जो है हमारा, ये लगभग 1400 ग्राम होता है। 1350 ग्राम भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है,
लेकिन ये लगभग जो है आप समझेंगे कि 1400 ग्राम का हमारा ब्रेन होता है, यानी कि दिमाग होता है। वो जो हमारे सर के अंदर का है सो पार्ट, पूरा लेके नहीं हम कह रहे हैं, अंदर का जो पार्ट है, सर के अंदर का पार्ट, वो 1400 ग्राम का होता है। और ये 1400 ग्राम कहीं कहीं आपको 1350 ग्राम भी मिलने वाला है, तो कोई मतलब संकोच वाली बात नहीं है। आप एवरेज, मैं जो आपको बतला रहा हूँ वो एवरेज यानी कि औसत जो है, आपको ज्यादातर जो वजन मिलेगा लिखा हुआ आपसे सवाल में जो पूछा जाएगा वो 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। इसीलिए आपको 1400 ग्राम या फिर कहीं कहीं 1350 ग्राम भी दिया रहता है, तो इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे किडनी लिख रखा है, किडनी। किडनी जो है हमारे शरीर का एक अंग है, जिस तरह से ये दिमाग एक अंग था। और किडनी किडनी क्या काम करता है? किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, समझे। और ये किडनी का वजन जो होता है, अगर कोई वजन पूछ दे कि ये किडनी का वजन कितना होता है, तो 145 से 50 ग्राम कहेंगे। 145 या 150 ग्राम प्रत्येक किडनी का वजन होता है। और मनुष्य के शरीर में आप लोग को पता होगा कि 2 किडनी होती है, 2 किडनी मनुष्य के शरीर में होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे बड़ी कोशिका। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, केवल पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन सेल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। और यही जो है हमारा पूरे शरीर में बॉडी में फैला हुआ है, जो कि सेंस करने का काम करता है। जैसे कि आपके पैर में किसी चीज ने काट लिया, चींटी ने काट लिया सपोज, तो आपके पैर में चींटी ने काटा और किस पैर में काटा, वो आपका ब्रेन यहाँ पे महसूस करता है। आपका ब्रेन कहता है कि हाँ पैर में काटा। तो ये सेंस ऑर्गन का काम कौन करता है? ये जो हमारा कोशिका है, ये न्यूरॉन सेल सेंस ऑर्गन है, यानी कि ये सेंस करने का काम करता है कि हमें किसी चीज ने काटा है और कहाँ काटा है, वो हमारा ब्रेन सेंस करने का, एनालाइज करने का काम करता है। और पता हमें किसके द्वारा चलता है? तो वो पता चलता है यही सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन सेल के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे पैर में या फिर हमारे शरीर में कहीं किसी चीज ने काटा है। तो वो तंत्रिका तंत्र जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसकी वजह से पता चलता है। उसे एक तरह से सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं। चलिए, विजयानंद तो हो गया, ये दयानंद सरस्वती के गुरु थे, विजयानंद सरस्वती। उसके बाद मैंने नीचे लिख रखा है अवतल लेंस। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा हो, तो मैं ऊपर का पॉइंट मिटाने जा रहा हूं, ताकि मैं नीचे वाला पॉइंट ऊपर लिख के आपको समझा सकूं। अवतल लेंस, अवतल लेंस। फ्रेंड्स, ये जो अवतल लेंस है हमारा, आप याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहने का मतलब इमेज, यानी कि फोटो। देहाती भाषा में बोले तो आंखों पर कहां प्रतिबिंब कहां बनेगा? आंखों पर। आंखों पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपकी आंखों पर अगर आप अवतल लेंस की सहायता से देखते हैं, तो आपकी आंखों पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, ठीक है। अब चलिए आगे है वायु में प्रकाश की चाल। ये फ्रेंड्स, ये सवाल जो है काफी बार पूछा जा चुका है। ये एक आध बार मैंने जीडी का एग्जाम दिया है, एसएससी जीडी, उसमें भी पूछा है। और रेलवे में भी मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उसमें भी पूछा है। तो इसको आप याद रख लेंगे। ये वायु और पानी में, वायु और पानी में, यहाँ जो मैंने लिख रखा है पानी, ये दोनों में प्रकाश की चाल। वायु में यानी कि एयर में जब पूछे, एयर में यानी कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है
प्रकाश गति करती है। प्रकाश मतलब क्या, ये सूर्य का प्रकाश या हाँ सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश की बात करें तो वह वायु में यानी कि एयर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की गति से वह प्रकाश गमन करती है वायु में। और बात करें यहाँ पे पानी में, तो पानी की बात करें यानी कि वाटर, WATER वाटर। वाटर की बात करें तो 2,25,000 2,25,000 के लिखिए ना, ये जो के होता है इसका मतलब 1000 होता है। यहाँ पे ये जो के है इसका मतलब 1000 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है पानी में प्रकाश की चाल गति करती है। इसको आप याद रख लेंगे। और आगे हम पढ़ते हैं पानी। पानी होता क्या है, आप बता सकते हैं? चलिए, कुछ लोगों को मालूम होगा, शायद जो जिनको मालूम नहीं है वो जान जाइए कि प्रकाश ये पानी किसे कहते हैं। जिस तरह से आपसे अगर पानी का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं H2O, H2O, ठीक है, H2O। ये पानी का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। ये पानी हमारा क्या होता है, इसमें गैसें मिली होती है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? गैस है, गैसों का मिश्रण है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि पानी हमारा क्या है? गैसों का मिश्रण है। आपसे सवाल में दे सकता है कि गैसों का मिश्रण निम्नलिखित में से कौन है? उसमें आपको ऑप्शन में पानी भी रहेगा, ये क्या कहते हैं, और बालू दे देगा। उसके बाद और भी 2-4 एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब 2-4 और ऑप्शन देगा और उसमें आपको पूछेगा कि पानी क्या है, तो आप पानी यहाँ पे आंसर लगाएंगे कि पानी गैसों का मिश्रण है, ठीक है। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। और इसका पानी का जो है परमाणु क्रमांक ये जो होता है, ये होता है 18, यानी कि जल का परमाणु क्रमांक 18 होता है। और साधारण जल का पूछे, ये साधारण जल ही है। भारी जल का पूछे तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है D2O, यानी कि इसका नाम भी पूछ सकता है, तो इसका नाम आप कहेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का, इसे भारी जल कहते हैं और इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये D2O का क्या है, पूरा नाम है या फिर रासायनिक नाम आप कह सकते हैं। इसे भारी जल कहते हैं और इसका उपयोग मंडप के रूप में किया जाता है। चलिए आगे है प्रकाश की चाल। सॉरी, मैंने तो बता दिया प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो साइन होता है ना, ये प्रति का साइन होता है, ठीक है। आप जहां भी इस तरह का साइन देखेंगे ये स्लैश होता है, पर यहाँ पे जो है ये प्रति है, प्रति सैकड़ा, प्रति सेकंड, प्रति घंटा। तो यहाँ पे ये भी जहां भी ये दिखे वहां पे आप समझें कि ये प्रति लिखा हुआ है, प्रति का साइन है। चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, वो है सूक्ष्मदर्शी। फ्रेंड्स, सूक्ष्मदर्शी में, चलिए ऊपर का पॉइंट हो गया, हम रब कर लेते हैं इसको। ये सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि किसी भी छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और इसमें जो है दो लेंस लगे हुए होते हैं। माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे हुए होते हैं। आपसे फ्रेंड्स यह पूछा जा सकता है कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में कितने लेंस लगे हुए होते हैं, तो आप कहेंगे दो लेंस लगे हुए होते हैं, दो लेंस। और फिर टेम्परेचर की बात करें, अगला है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो फ्रेंड्स तापमान की बात करते हैं तो तापमान क्या होता है? तापमान जो है, आप शरीर का भी तापमान आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप जान लो, एक मिनट, तापमान, तापमान, ये जो तापमान की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो ये टेम्परेचर मनुष्य के शरीर का भी कुछ टेम्परेचर होता है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए एक लिमिट होती है मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर की, जो होती है, अगर आप सेल्सियस में पूछे, सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये सेल्सियस जो अभी हम वर्तमान में कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, इसी सेल्सियस में हमारे वातावरण के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। और इसी सेल्सियस को पहले हम कहते थे, सेल्सियस का पुराना नाम क्या है? इस तरह से यहां भी आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि सेल्सियस का पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे सेंटीग्रेड, पर वर्तमान समय में इसे सेल्सियस कहते हैं। और सेल्सियस में वातावरण का तापमान भी मापा जाता है और शरीर का तापमान भी। आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में क्या होता है, तो उस समय आप कहेंगे 36.9, या फिर कहीं कहीं आपको 36.9 ना लिख के 37 डिग्री सेल्सियस भी दे देगा। ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है। ये एवरेज वैल्यू है, इसीलिए आपको एक दो पॉइंट के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको ध्यान रखेंगे, आपका आंसर सही होगा। और उसके बाद फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो आप फ़ारेनहाइट में भी बतला सकते हैं। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में होता है। ये फ़ारेनहाइट जो यूज होता है, ये डॉक्टरों के द्वारा, जो आप थर्मामीटर जो हमें डॉक्टर लगा के चेक करते हैं बुखार, तो ये इसी फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, ना कि सेल्सियस में चेक करते हैं। इसलिए फ्रेंड आपको याद रखना होगा कि डॉक्टर के द्वारा जो हमारा टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर यानी कि बुखार चेक किया जाता है, उसमें इस फ़ारेनहाइट का यूज किया जाता है। डॉक्टर जब वो क्या थर्मामीटर लगाते हैं, तो अब तो डिजिटल आ गया है, पहले क्या था, पहले पारा वाला था, पारा, वो जो शीशे का होता था, उसमें पारा लिक्विड भरा होता था। और वो पारा क्या करता है कि जब उसे हीट मिलती है तो उसका स्तर जो है ऊपर चढ़ जाता है। और कभी कभी डॉक्टर को आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जब थर्मामीटर मुंह में लगाते हैं या फिर शरीर में कहीं लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा देते थे पहले, तो इस तरह से भी होता क्या है, वो पारा का टेम्परेचर, पारा जो है टेम्परेचर पा करके अपना स्तर जिस भी किसी चीज में वो रखा हुआ है, वो स्तर ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर समझ जाते हैं कि हाँ इतना डिग्री सेल्सियस, उसमें स्केल की तरह दर्शाया गया होता है। 150, लगभग 150 तक जो है उसमें 120 या 30 तक उसमें स्केल पे लिखा हुआ होता है, स्केल की तरह उसमें ये थर्मामीटर में स्केल बनाया हुआ होता है और उस पर गिनती लिखा हुआ होता है 130 तक का। टोटल 1 से 130 तक का नहीं, मतलब भारी जो वैल्यू होते हैं, बड़े वैल्यू 130 तक लगभग लिखे होते हैं, किसी में 150 भी होता है। तो पर वर्तमान समय में डिजिटल का उपयोग किया जाता है और डॉक्टर के द्वारा फ़ारेनहाइट में
बुखार जो चेक किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में चेक किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और चलिए हम केल्विन भी देख लेते हैं। केल्विन 310 केल्विन, ये देखिए 310 केल्विन जो है ये केल्विन, यह भी मनुष्य का शरीर का तापमान है। आप जो है इस तीनों में आप किसी और चीज का भी तापमान मेजर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो फिलहाल तो मैं मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो वो 310 केल्विन, ये केल्विन में है मनुष्य के शरीर का तापमान, इसको भी याद रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं किसान का मित्र यानी कि दोस्त किसे कहा जाता है। शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये सवाल कोई हार्ड नहीं है। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड ऑफ फार्मर यानी किसान का मित्र, किसान का दोस्त। फ्रेंड्स, जो कोई भी ये आंसर जानते होंगे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कुछ लोग जानते होंगे, वीडियो देखते वक्त जानते थे। चलिए देखते हैं। किसान का मित्र जो है केचुए को कहा जाता है, केचुआ, जो आप बारिश के दिनों में देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये गर्मी का मौसम है, तो ऐसा नहीं है कि केचुआ नहीं है। आप अगर मिट्टी को कुछ गहराई तक खोदोगे तो आपको अभी भी केचुआ मिलेगा, क्योंकि केचुए नमी में रहते हैं, वो इस तरह से सूखी मिट्टी में नहीं रहते और वो मिट्टी को ही खाते हैं। केचुए का भोजन मिट्टी ही होता है, इसको आप याद रखेंगे। और ये केचुआ मित्र कैसे कहलाया है ये भी आप जान लीजिए। केचुआ क्या करता है, खेत में पाया जाता है यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। केचुआ जहां रहता है, जिस मिट्टी में, जिस जगह रहता है, वहां की मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, पतला कर देता है मिट्टी को, जिस कारण से मिट्टी में जो है, जो मतलब ये मिट्टी में एक तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज को उपजने के लिए, जैसे कि अगर आपने किसी चीज को, जैसे गेहूं ले लीजिए, गेहूं या फिर किसी और चीज की खेती आपने की, तो उसको उसके अधिक उपजाऊ, वो अधिक उपज हो उसकी, इसके लिए मिट्टी आपकी भुरभुरी और पतली और मुलायम होनी चाहिए। तो ये केंचुआ वही करता है, मिट्टी को पतला करने का काम करता है, भुरभुरा बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो उगते हैं, यानी कि पौधा, जैसे कि गेहूं का पौधा हुआ या मकई लगाए वो हुआ, तो ये सभी मिट्टी में पकड़ उसकी बनती है और सारे जो पोषक तत्व नीचे से होते हैं, जमीन के नीचे से पानी देने के बाद या फिर ऐसे, वो सारे पौधे को मिलते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज का ये जीकेजीएस का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। और प्लीज अगर समझ में आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास भी भेजें और खुद से भी देखें, तो अच्छी तरह से देखें और कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि आपको जो मैं लास्ट तक जो एक्सप्लेन करता हूं, बतलाता हूं, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए, वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए। क्योंकि वर्तमान समय में, आगे आने वाले समय में मैं आपको कुछ सवाल देने वाला हूं, जो कि अभी तक मैंने डिस्कस किया है क्लास में, और सुबह जो डिस्कस होता है उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं कुछ समय बाद आपके सामने आऊंगा और उनके सवाल के जवाब आपको देने होंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।